हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। ये एक कंपनी है अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस के अंदर। और अगर हम देखें कंपनी का एयूएम जो है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्लोज टू 9,000 करोड़ है। और कंपनी के दो प्रोडक्ट्स में मेनली कंपनी डील करती है। एक तो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं ये, और है ना लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। मेनली सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को ये देते हैं। तो 75% जो कंपनी की बुक है वो सेल्फ एम्प्लॉयड को ये लोन दे रखा है, 25% सैलरीड को दे रखा है। एवरेज टिकट साइज देखें जो इनका लोन का रहता है, वो अराउंड 10 लाख है कंपनी का। और कंपनी की क्लोज टू अक्रॉस इंडिया 300 ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया कंपनी की। सो ये बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं। और अगर हम देखें इनका जो लोन टू वैल्यू रहता है कंपनी का, वो अराउंड 52% रहता है, जो वैल्यू होती है पूरे प्रॉपर्टी की, या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो दे रहे होते हैं, जो एसेट कोलेटरल रखते हैं उसका 52% तक ही देते हैं। तो ये सिंपल सा बिजनेस मॉडल है कंपनी का, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। अब हम इनके क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के बारे में देखें, तो कंपनी का जो एयू है वो 31% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर। कंपनी का जो अगर हम पैड देखें तो वो 35% से ग्रो किया है। तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। डिसपर्सेंट थोड़ा डाउन साइड पे था कंपनी का इस बार, अगर हम देखें तो क्वार्टर 2 में जो 12% से ही ग्रो किया है। तो वी विल डिस्कस ऑल्सो कि व्हाट आर द कमेंट्स फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑन दिस लो डिसपर्समेंट, व्हाई इट हैपेंड। सो ये बेसिकली रिजल्ट्स अगर हम क्वार्टर 2 के देखें तो काफी अच्छे थे रिजल्ट्स। जो कंपनी जो गाइड करती है उसी रेंज में थे। और एस एक्सपेक्टेड कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। कॉस्ट ऑफ फंड्स कंपनी के 30 बीपीएस से कम हुए हैं। और ये एक्सपेक्टेड है कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी कह रही है कि 20 बिप्स का इनको और बेनिफिट मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड इन H2 इनको इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स। सो ये था क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के लिए। जीएनपी एनपीए भी जो इनका था वो स्टेबल रहा है। एक डीपीडी जो 30 प्लस डीपीडी होता है उसमें 20 बिप्स का इंक्रीज देखने को मिला है। और उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे मैनेजमेंट के साथ, जो आई विल डिस्कस गोइंग फॉरवर्ड दैट के how those why that increase happened। और अगर इनके है ना मैट्रिक्स के बारे में देखें, प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के बारे में, तो आर ओ ए इनका कुछ 5.9% के अराउंड है कंपनी का। और आर ओ ई जो 17% प्लस है, जो जिसने काफी अच्छा सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट दिखाया ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करें उसको। तो अब आते हैं कंपनी की कॉन कॉल के ऊपर। तो कॉन कॉल में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस हुए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो यही था कि आपका जो 20 बिप्स का बीपी 30 प्लस डीपीडी इंक्रीज हुआ, क्या ये आगे चल के एनपीए में कन्वर्ट होगा? अभी आपका एनपीए स्टेबल है, जीएनपी एंड एनपीए जितना था उसमें कोई चेंजेस नहीं है, स्टेबल है। बट क्या आगे चल के बढ़ सकता है? तो मैनेजमेंट ने इसी ने बोला कि जैसे सीजनैलिटी का इम्पैक्ट था इस बार, डीपीडी जो 20 बिप्स इंक्रीज हुआ है, गोइंग फॉरवर्ड दे डू नॉट सी इट विल बी गोइंग डाउन इनटू एनपीए, क्योंकि इसमें जो कोलेट्रल होता है एसेट होता है, और जो बोरोवर है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि जो घर में वो रह रहा है, जिसको उसने ऐसे कोलेट्रल रखा है उसको सेव करने के लिए। तो बहुत लो चांसेस होते हैं, बहुत बार होता है कि जो बोरोवर है वो किसी रीजन की वजह से पे नहीं कर पा रहा है, बट दे आर एबल टू ब्रिंग इट हिम बैक इनटू द सिस्टम, एंड वो स्टार्ट करना पे कर देता है। इसी वजह से ये बिप्स थोड़ा 30 प्लस डीपीडी इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी, रेन्स एंड मानसून्स एटसेट्रा। बट गोइंग फॉरवर्ड दे डू नॉट सी इट कन्वर्टिंग इनटू एनपीए। तो ये था इसके ऊपर। दूसरा क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग के ऊपर, तो इन्होंने ये बोला 20 बिप्स कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगी गोइंग फॉरवर्ड, जो आरबीआई ने रेपो रेट कट किया है। एंड बाय इन H2 दे विल फुली रियलाइज इट दिस 20 बीपीएस। सो दैट वाज गुड ऑन द पार्ट की कंपनी को गोइंग फॉरवर्ड भी जो बॉटम लाइन है वो ग्रो करेगी इनकी टॉप लाइन से ज्यादा। ये है ओपेक्स का, इन्होंने यही बोला कि स्टेबल रहेगा। ओपेक्स में इन्होंने ये नहीं बोला कि कुछ कम होगा या कुछ। इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि H2 में इट विल बी अराउंड द सेम लेवल्स। और अगर हम देखें तो और क्वेश्चंस में कंपनी ने मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि जो क्रेडिट कॉस्ट है कंपनी की वो 40 टू 50 बिप्स के अराउंड रहेगी। इस H2 में 50 बिप्स थी, और लास्ट 3-4 क्वार्टर्स में आप देखोगे तो 50 बीपीएस के अराउंड ही क्रेडिट कॉस्ट है वो कंपनी ने मेंटेन रखी है, जो इनकी गाइडेंस के रेंज में ही है, जो 40-50 बीपीएस का ये जो रेंज देते हैं। एक बीटी आउट के ऊपर भी था। अब मैनेजमेंट ने ये बोला कि बीटी आउट में इस बार ट्रेंड अच्छा रहा, 4.5% था बीटी आउट, जो जनरली रहता है उस ट्रेंड रहता है उससे कम ही रहा। सो कंपनी डिड गुड ऑन दैट पार्ट।
वैसे पूछा भी गया कि इनको कोई आइडिया होता है कि कहाँ जा रहा है बंदा अगर बीटी आउट हो रहा है। तो बीटी आउट बेसिकली क्या होता है, बैलेंस ट्रांसफर आउट। सो अगर किसी बंदे को लगता है कि उसको कम इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है अगर वो शिफ्ट कर ले उस बैंक में, तो ईएमआई उसकी कम हो जाएगी, तो शिफ्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये टायर 2 और टायर 3 सिटीज में दे रहे हैं ये लोन, तो वहाँ पे क्या होता है, हायर लोन पे देते हैं। रिस्क प्रोफाइल जो सेल्फ एम्प्लॉयड को दे रहे हैं उसका रिस्क प्रोफाइल ज़्यादा, रिस्क ज़्यादा रहता है, तो आ, उसको दे रहे हैं। ये तो हायर यील्ड्स पे दे रहे हैं। तो अगर उस बंदे को लगता है कि अगर वो शिफ्ट कर ले किसी दूसरे बैंक में, वहाँ पे उसे कम में मिल सकता है, तो वो शिफ्ट कर जाते हैं, तो उसको बीटी आउट बोलते हैं। तो इन्होंने बोला 4.5% है, जो लोअर ही ट्रेंड रहा है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वार्टर्स। सो इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा था, कंपिटिटिव इंटेंसिटी इनको कैसी लग रही है। जैसे लॉट ऑफ द कंपनीज जो है अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पास अगर हम 7 to 8 क्वार्टर्स देखा, अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज have done really good. All companies are growing like 20-25%, 30% easily. तो इसमें जो बाकी कंपनीज पीएनबी हाउसिंग है वो भी इस स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रही है। बाकी बड़ी बड़ी कंपनी बैंक्स भी हैं, वो भी इसमें एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे। जो एमएफआई कंपनीज में आपने देखो, इक्विटास और ये सब जो है, ये भी हाउसिंग में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं सिक्योर्ड लोन बुक को इंक्रीज करने के, जब ये इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो इन्होंने ये बोला कंपिटिटिव इंटेंसिटी में इनको कोई अभी चेंज नहीं लग रहा है। टायर 3 टायर 4 में ये देते हैं, वहाँ पे अभी कंपिटिटिव इंटेंसिटी जैसे पहली थी वैसी ही है। सो दे हैव नॉट सीन इट इंक्रीजिंग एज ऑफ नाउ। और यही था। ब्रांच गाइडेंस के ऊपर भी इन्होंने बोला कि 40-45 ब्रांचेस के एडिशन के लिए इन्होंने बोला था, और ये दे विल बी एबल टू डू दैट नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो ओवरऑल देखोगे तो मैनेजमेंट वाज वेरी पॉजिटिव कि जो इनकी जो गाइडेंस थी 30-35% की, उसके अकॉर्डिंग दे विल बी एबल टू डिलीवर इन H2। As such, they do not see any problem on ground as of now, and overall very positive environment in the con call which I observed. सो ये था कॉन कॉल के बारे में। अगर हम इनके डील के बारे में देखें, तो कंपनी का जो पी/बी निकल के आता है एज ऑफ Q2, अगर हम इनकी बुक वैल्यू से निकालें तो अराउंड 3.3 निकल के आता है। और कंपनी का अगर हम आरओए देखें तो 5.9% के अराउंड है। तो ओवरऑल हम देखें तो फेयरली वैल्यूड है कंपनी। इनके कंपैरिजन में देखें तो उसके अराउंड ही है जो बाकी कंपनी, जैसे एप्टस हो गया आपका, होम फर्स्ट फाइनेंस हो गया। एयूएम साइज में भी लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन कंपनियों के। एप्टस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। इसका होम फर्स्ट का तो अराउंड 12,000 करोड़ का ही बुक है, इनका 9,000 करोड़ का एयूएम है। तो ये सारी सिचुएशन है। कंपनी अच्छी लगती है। री रेटिंग में तो उतना अपॉर्चुनिटी नहीं लगता है कंपनी के लिए, बट डेफिनेटली नाउ दे आर ए क्लियर फ्रंट रनर इन द अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस विद 30-35% गाइडेंस, और कर भी रहे हैं वो। बाकी होम फर्स्ट भी बोल रहा है कि वो 25% करेंगे, एप्टस तो 22% पे आ गया है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 24% पे बोल रहा है। तो इट्स ए क्लियर विनर इन टर्म्स ऑफ पेस ऑफ ग्रोथ एंड रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स एज वेल। तो लुक्स गुड। जो अर्निंग सीपीएस ग्रोथ करेगा उस हिसाब से तो कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में इंप्रूवमेंट आ ही सकता है। सो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स ऑफ इंडिया शेल्टर फाइनेंस। आप प्लीज लेट मी नो अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं रिगार्डिंग दिस इंडिया शेल्टर फाइनेंस। प्लीज डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।